हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्नेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला टॉपिक आज हम उठाने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल की। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा वो सारे नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं। और अगर अभी देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक सेव रखिए अपने पास। जब भी आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो देखनी हो आप उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मटेरियल की, तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल हमने 3 दे रखे हैं। हमने इसका क्लासिफिकेशन जो किया टाइप्स ऑफ मटेरियल का, बेसिकली हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं 3 कैटेगरी में। पहला जो कैटेगरी रहती है हमारी वो रहती है कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर एंड थर्ड इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की या फिर कैटेगराइज जो हमने किया है तो इसमें क्या क्या होता है उन चीज़ों की अगर हम बात करें। तो अगर कंडक्टर को हम किसी पोटेंशियल सोर्स से, वो चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, ठीक है, उससे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक करंट फ्लो होता है। तो जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू देयर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टर्स के अंदर पोटेंशियल सोर्स या वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने पर करंट फ्लो होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर पे अगर हम डीसी सोर्स या एसी सोर्स कुछ भी अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर चूँकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है तो कोई भी करंट या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। थर्ड जो है हमारा सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर जो है वो स्पेशल कैटेगरी है हमारी जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में रहती है। तो अगर हम इस पर पोटेंशियल सोर्स अप्लाई करते हैं तो सर्टेन कंडीशंस में आपका करंट फ्लो होता है और कुछ कंडीशंस में करंट फ्लो नहीं भी होता है। वो हम आगे सेमीकंडक्टर्स का जब टॉपिक उठाएंगे तब हम बात करेंगे। तो इस पर बेसिकली अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो सारे सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर पे आपका जो करंट है वो फ्लो करता है। ठीक है, अब हम इन कंडक्टर्स के, सेमीकंडक्टर्स के या फिर इंसुलेटर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में। टेम्परेचर डिपेंडेंसी मतलब टेम्परेचर का इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में जैसे जैसे हम क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है, माँ का चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर्स में वो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स के केस में हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर्स में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, सेम चूँकि रेजिस्टेंस इंसुलेटर का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से अगर हमारा जो रेजिस्टेंस की हम बात करें तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज़ भी होता है तो इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता है कि इंसुलेटर आपका कंडक्टर बन जाए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेकिन फिर भी डिक्रीज़ तो होता ही है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में भी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो 2 में आपका डिक्रीज़ हो रहा है और 1 में आपका इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है और बाकी दोनों में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसके लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किसके लिए पॉजिटिव है? कंडक्टर्स के लिए। और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स के लिए नेगेटिव है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, सेम रहता है, या फिर टेम्परेचर का जो
इफेक्ट है वो क्या पड़ता है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस के बारे में बेसिस ऑफ बैंड गैप, ठीक है। तो बैंड गैप के लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम अपना बैंड गैप वाला पेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैंड गैप को समझना पड़ेगा पहले। अगर हम बात करें डिफरेंट मटेरियल्स के एटम्स की, अब मान लीजिए कोई भी एक मटेरियल है, उस मटेरियल का एक हमारे पास एटम दे रखा, ठीक है, ये हमारे मटेरियल का एटम है। अब इस एटम के अगर हम बैलेंस सेल की बात करें, बैलेंस सेल में मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बैलेंस सेल में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या है हमारा, एक और सेम आइटम है हमारा, ठीक है, सेम उसका एक और इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक और आइटम है, उसका एक और इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारा सेम मटेरियल है, मान लीजिए ये Cu है, ठीक है, आपने ले लिया ये Cu, बहुत मोटा हो रहा है आइटम, ठीक है, मान लीजिए हम Cu की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में जो हमारा बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, इसका मान लीजिए कुछ इसकी एनर्जी रहेगी, इस इलेक्ट्रॉन की भी कुछ एनर्जी रहेगी, इस इलेक्ट्रॉन की भी कुछ एनर्जी रहेगी। चूँकि ये सेम बैंड में है तो क्या इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये सेम बैंड में है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग रेंज सेम रहती है, सेम ऑर्बिट में है इसलिए, लेकिन इनकी एनर्जी कुछ ना कुछ डिफरेंस होती है। किस लिए, क्योंकि मान लीजिए पास में है अलग दो एटम्स, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, इसकी वजह से इनकी एनर्जी में इफेक्ट पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये एटम इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला आइटम ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को ये इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्बिट में होने के बाद भी दोनों की जो एनर्जी है वो एग्जैक्ट सेम हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में। तो मान लीजिए इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है कि वो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है, ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ऐसे ही मान लीजिए हमारी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे इस तरीके से ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट है। कुछ दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी एनर्जी सेम भी हो, ठीक है। तो ये लेकिन उनकी जो रेंज है लगभग सेम रहेगी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की रेंज की, तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ तक अवेलेबल है और यहाँ से यहाँ तक अवेलेबल है। तो ये जो बैंड है जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इस बैंड को हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे? बैलेंस बैंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को हीट करने की। अब किसी भी चीज़ को हम हीट करते हैं, मान लीजिए हमने मटेरियल को हीट किया या किसी भी तरीके से हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड करी, सपोज वो पोटेंशियल की फॉर्म में हो सकती है, हम मान लीजिए वोल्टेज सोर्स उससे कनेक्ट कर देते हैं, या फिर हम उसके साथ
टेम्परेचर के से हीट उसको देते हैं और उससे हम उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं। अगर किसी भी तरीके से हम एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे हायर एनर्जी लेवल पे। मान लीजिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने हीट किया, वो यहाँ आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को हीट किया, वो यहाँ आ गया। इस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट होने स्टार्ट हो जाएंगे और अपनी पोजीशन को छोड़ते जाएंगे। ये तो आप सभी जानते होंगे। मान लीजिए अगर लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और उसको हम हीट करते हैं तो अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जाता है। अब बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको हीट करेंगे तो वो हमारा ऑर्बिट छोड़ देगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो के लिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैंने इनको हीट दी या फिर इन पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव हुए हायर एनर्जी लेवल पे। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे मूव हुए, उस कंडीशन में मान लीजिए उनकी जो एनर्जी है वो लगभग इस बैंड में रहेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा नया बैंड बना, इस बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, क्योंकि इसकी वजह से कंडक्शन हो रहा है तो इसको हम कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, उनकी एनर्जी बढ़ी और एनर्जी बढ़ के वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। तो इससे हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारा कंडक्टर होगा, कौन सा सेमीकंडक्टर होगा और कौन सा इंसुलेटर होगा। अब हम बात करते हैं बैंड गैप की। अगर हमारा जो बैंड गैप है, यानी कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका कंडक्शन बैंड में भी है और आपका बैलेंस बैंड में भी है। तो ऑलरेडी विदाउट एनी अप्लाइंग पोटेंशियल फोर्स यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है कोई एक्सटर्नल एनर्जी दिए बिना। इसलिए जितने भी ऐसे मटेरियल्स होंगे ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल आपके कंडक्टर्स हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि जैसे जैसे हम इसका गैप बढ़ाते जाते हैं, अब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में मान लीजिए जो गैप है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो ऐसे जितने भी मटेरियल्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल आप अगर बात करें तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आपके किसके एग्जांपल हैं, सेमीकंडक्टर के। तो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में गैप होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। बात करें एनर्जी की तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कितनी एनर्जी के बराबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर में कंडक्शन क्यों नहीं होता, क्यों वो ऐसे बिहेव करते हैं कि उन पर पोटेंशियल सोर्स अप्लाई करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम बैंड गैप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बैंड गैप इन्हीं में मिलता है। कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा, या फिर हम कहें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका बैंड गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा बैंड गैप ज़्यादा होने की वजह से, बैंड गैप ज़्यादा होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता। हम इसको एनर्जी भी देंगे, हीट भी करेंगे, तो कितना एनर्जी हम दे पाएंगे कि ये इसके बराबर हो जाए। कई बार ऐसा होता है हम मटेरियल्स को हीट करना स्टार्ट करते हैं एनर्जी देने के लिए, तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ देते हैं। ठीक है,
तो इसलिए इंसुलेटर ऐसे बिहेव करते हैं कि उनको पोटेंशियल सोर्स अप्लाई करने के बाद भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो ज़ीरो रहता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी लगभग ज़ीरो है, बहुत कम है, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी हमारी इंसुलेटर्स की सबसे ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर्स की बीच में है और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी डिफरेंट मटेरियल्स की किस रेंज में अवेलेबल है, ठीक है, किस रेंज में होती है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की कितनी होती है, सेमीकंडक्टर्स की कितनी होती है, कंडक्टर्स की कितनी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारा कंडक्शन हो रहा है बेसिकली वो किस वजह से हो रहा है। कंडक्टर्स में कंडक्शन किस वजह से हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन किस वजह से हो रहा है। तो जो हमारा अगर हम बात करें कंडक्टर्स में, जैसे कि आपने देखा कंडक्टर्स में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं कंडक्शन बैंड में, तो इसमें जो भी कंडक्शन हो रहा है वो आपका हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे कंडक्टर्स में कंडक्शन हो रहा है। और अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर में मान लीजिए हमने इसको एनर्जी दी, हीट किया, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ वो इलेक्ट्रॉन मूव होकर पहुँच गया हमारा कंडक्शन बैंड में। जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव हो गया कंडक्शन बैंड में पहुँच गया तो यहाँ पर एक जनरेट हो जाएगा होल, और ये होल जो है ये भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम उस पर अप्लाई करेंगे पोटेंशियल या फिर टेम्परेचर, जो भी एनर्जी हम प्रोवाइड कराएंगे उससे इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी प्रोवाइड होगी उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और होल्स, ठीक है। और अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में ना ही हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड तक पहुंच पा रहे हैं, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में, डिटेल में क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स, क्यों इनका यूज़ करते हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक है कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका सेमीकंडक्टर्स पे। हमारी वेरियस डिवाइसेस जो हम जनरल लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं आपकी सेमीकंडक्टर्स पे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।